साल 1947 भारत को आज़ादी मिली। लेकिन ये सिर्फ एक जश्न का मौका नहीं था, ये तो एक बिल्कुल नए देश को समझिए कि शून्य से बनाने की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। तो कैसी थी वो सुबह, जिसमें उम्मीदें तो थीं, पर मुश्किलें भी कुछ कम नहीं थीं। चलिए, आज़ादी के बाद के भारत की इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो इस सफ़र को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आज़ादी की वो पहली सुबह कैसी थी, फिर ये जो बिखरा हुआ सा देश था उसे एक कैसे बनाया गया। इसके बाद बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की कि उसकी नींव कैसे रखी गई। फिर देखेंगे कि उस वक्त की दुनिया में भारत ने अपनी जगह कैसे बनाई, और आखिर में उस बड़े मोड़ की बात करेंगे जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, 1947 का भारत, एक तरफ तो उसके हाथ में सपनों की मशाल थी, लोकतंत्र का सपना, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का सपना और अपने पैरों पर खड़े होने का सपना। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत में थे गहरे जख्म, बंटवारे का दर्द था, करोड़ों लोगों की गरीबी थी और उद्योग धंधे तो लगभग ठप ही पड़े थे। ये जो 10 मिलियन का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 करोड़ लोगों की कहानियां हैं। वो लोग जो रातों रात अपने ही घर में बेगाने हो गए। बंटवारे ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, इसने दिलों को भी बांट दिया। और इसकी जो भयानक हिंसा थी, उसने आज़ादी के जश्न पर एक बहुत गहरा दाग छोड़ दिया। तो आज़ादी तो मिल गई थी, पर अब असली सवाल ये था कि भारत आखिर है कहाँ तक, क्योंकि उस वक्त ये एक देश नहीं बल्कि कई सारे टुकड़ों का एक नक्शा था। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत देश बनाना। 500 से भी ज्यादा, सोचकर देखिए, भारत के नक्शे पर 500 से ज्यादा छोटे छोटे देश थे, जिनके अपने राजा थे, अपनी सेना, अपने कानून, और उनको पूरी आज़ादी थी कि वो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में जाएं या फिर अपना अलग देश ही बना ले। जरा सोचिए, अगर ये सब अलग हो जाते तो भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं वो तो कभी बन ही नहीं पाता। अब इस नामुमकिन से लगने वाले काम का जिम्मा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उनका तरीका बड़ा सीधा साधा था, 3 कदमों वाला। पहला, उन्होंने राजाओं से देश प्रेम की अपील की, उन्हें समझाया कि एक मजबूत भारत में ही हम सबकी भलाई है। दूसरा, जहां बात सिर्फ अपील से नहीं बनी, वहां वीपी मेनन के साथ मिलकर कूटनीति का इस्तेमाल किया। और तीसरा, जो रियासतें ज्यादा ही अड़ गईं, उनके लिए जरूरत पड़ने पर सख्ती भी दिखाई गई। और ये तरीके सिर्फ कागजों पर नहीं थे, इनका असल में इस्तेमाल हुआ। जैसे कि जूनागढ़ में वहां के लोगों से ही पूछ लिया गया कि आप कहां जाना चाहते हैं, और उन्होंने भारत को चुना। हैदराबाद के निजाम जब नहीं माने तो फिर सेना को भेजना पड़ा, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। और कश्मीर की कहानी तो बिल्कुल ही अलग थी। वहां पाकिस्तानी हमले के बाद महाराजा हरी सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए, और यहीं से एक ऐसा मुद्दा शुरू हुआ जो आज तक चर्चा में है। तो एक तरफ तो देश को जोड़ा जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी थी, और वो थी गरीबी के खिलाफ। एक ऐसा देश जहां ज्यादातर लोग किसान हो और उद्योग धंधे लगभग ना के बराबर, उसे अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए। उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था का जो इंजन था वो थी खेती किसानी। देश की लगभग आधी कमाई वहीं से आती थी। पर मुश्किल ये थी कि ये इंजन बहुत पुराना और धीमा पड़ चुका था, पैदावार बहुत कम थी। आलम ये था कि अपने ही लोगों का पेट भरने के लिए हमें दूसरे देशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा आइडिया अपनाया गया, पंचवर्षीय योजनाएं। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई परिवार अगले 5 साल का बजट बनाता है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा और बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च होगा, घर पर कितना लगेगा, ताकि घर की तरक्की हो। बस यही काम सरकार पूरे देश के लिए कर रही थी। तो शुरुआत में सारा जोर खेती और बड़े बड़े बांध जैसे भाखड़ा नांगल बनाने पर था, ताकि खेतों तक पानी पहुंचे। फिर ध्यान बड़े सरकारी कारखानों की तरफ गया, लेकिन बीच में चीन और पाकिस्तान से लड़ाइयों की वजह से रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। और फिर आया 70 का दशक और हरित क्रांति का दौर। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। नई तकनीक की मदद से खेती की पैदावार इतनी बढ़ी कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। अच्छा, तो देश अब अंदर से धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, पर बाहर की दुनिया का क्या? उस वक्त पूरी दुनिया 2 बड़ी टीमों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो सवाल था कि भारत किसकी टीम में जाएगा। एक तरफ थी अमेरिका की टीम जो पूंजीवाद की बात करती थी, और दूसरी तरफ सोवियत संघ की टीम जो साम्यवाद को मानती थी। ये दोनों ही उस वक्त की सुपर पावर थीं और चाहती थीं कि भारत जैसे नए आज़ाद देश उनके साथ आ जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू का सोचना कुछ और था। उन्होंने कहा, हम किसी की टीम में क्यों शामिल हों, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे।
और यहीं से शुरुआत हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। इसका मतलब बहुत सीधा था, हम ना अमेरिका के दोस्त हैं ना सोवियत संघ के दुश्मन, हम अपने फैसले खुद लेंगे। बिल्कुल जैसा कि नेहरू की सोच थी, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। इस नीति का असली मकसद अपनी आज़ादी को बचाए रखना था। मतलब दुनिया में कोई भी मुद्दा हो, भारत ये नहीं देखेगा कि अमेरिका क्या कह रहा है या सोवियत संघ क्या चाहता है। भारत वही करेगा जो उसे अपने लोगों के लिए सही लगेगा। पंचवर्षीय योजनाओं और सरकारी कंट्रोल वाली अर्थव्यवस्था ने कई सालों तक तो काम किया, लेकिन 1990 आते आते ये मॉडल अब हाँफने लगा था और देश एक ऐसे भयानक आर्थिक संकट में फंस गया जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का ही विदेशी पैसा बचा था। इसे ऐसे समझिए कि पर्स बिल्कुल खाली हो चुका था और बाहर से पेट्रोल या दवाइयों जैसा जरूरी सामान खरीदने तक के पैसे नहीं थे। देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसी मुसीबत ने एक नए रास्ते का दरवाजा खोला। साल 1991 में हुए वो ऐतिहासिक आर्थिक सुधार जिन्हें हम LPG के नाम से जानते हैं। सीधे साधे शब्दों में कहें तो सरकार ने व्यापार पर अपना कंट्रोल कम किया, प्राइवेट कंपनियों को आगे आने का मौका दिया और दुनिया की कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। और इन सुधारों का असर जबरदस्त हुआ। जो अर्थव्यवस्था पहले सिर्फ खेती और सरकारी कारखानों पर टिकी थी, अब उसमें सर्विस सेक्टर और IT जैसे नए और दमदार खिलाड़ी आ गए। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत ने ऐसा नाम कमाया कि देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। तो 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक देश बनाने से लेकर एक खाली खजाने वाली अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने तक भारत का सफर वाकई कमाल का रहा है। ये कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी एक मौके में बदला जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद ये कहानी हमें आने वाली चुनौतियों के लिए क्या सबक देती है। नमस्कार, आज बात करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त किताब की, रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी। ये किताब आप समझिए आज के भारत की कहानी कहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किताब की एक बहुत ही दमदार लाइन से। गुहा कहते हैं, जब तक चुनाव ठीक से और ईमानदारी से होते रहेंगे, भारत बचा रहेगा। बस ये एक लाइन सोचिए, ये हमारे पूरे डिस्कशन का बेस है। भारत के लोकतंत्र का कल, आज और आने वाला कल। लेकिन एक मिनट, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। जी हां, ये लगभग 900 पन्नों की एक भारी भरकम किताब है। मतलब इसको पढ़ना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस बड़ी सी किताब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो अगले 5 मिनट में आपके सामने रखना। तो गुहा की सबसे बड़ी बात क्या है? वो कहते हैं कि भारत एक अननेचुरल नेशन और एक अनलाइकली डेमोक्रेसी है। मतलब एक ऐसा देश जिसका बनना ही कुदरती नहीं लगता था। जरा सोचिए, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म और फिर भी एक लोकतंत्र। इसीलिए गुहा इसे एक अनलाइकली यानी एक अनहोना लोकतंत्र कहते हैं। अब ये भारी भरकम शब्द अननेचुरल नेशन, इसका असली मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा देश जहां इतनी ज्यादा अलग अलग भाषाएं और धर्म हैं कि सबको एक साथ एक देश में रखना ही अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। गुहा तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और सोचिए, ये सब कब हुआ? 1947 में, जब बंटवारे का वो भयानक दौर चल रहा था। और ये सारा विश्लेषण हमें कौन दे रहा है? ये है रामचंद्र गुहा। इस पूरे डिस्कशन में हम उन्हीं के एनालिसिस पर बात करेंगे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। गुहा कहते हैं कि भारत अपनी आज़ादी के बाद से अब तक 3 बहुत बड़े, मतलब एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने वाले संकटों को झेल चुका है और उनसे पार भी पा चुका है। तो कौन से थे वो 3 संकट? देखिए, सबसे पहला तो था 1947 से 50 का दशक का दौर। बंटवारे का जख्म, जंग, अकाल, और इन सबके बीच एक देश को बनाना था। फिर आया 60 का दशक। चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुए और 2 प्रधानमंत्रियों की मौत हो गई। और तीसरा 1975 से 77 का इमरजेंसी का वो काला दौर, जब लोकतंत्र पर ही ताला लगा दिया गया था। पर कमाल देखिए, भारत हर बार इन तूफानों से निकलकर खड़ा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुहा अपनी किताब के लेटेस्ट एडिशन में एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि भारत इस वक्त अपने चौथे और शायद अब तक के सबसे खतरनाक संकट से गुजर रहा है।
अब ये चौथा संकट कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई चीजों का एक खतरनाक कॉकटेल है। गुहा के मुताबिक इसमें क्या क्या शामिल है? हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना, देश के 20 करोड़ मुसलमानों को हाशिए पर धकेलना, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच दरार का बढ़ना, भयंकर बेरोजगारी, पर्यावरण की तबाही और हमारे पड़ोस में जो हालात हैं वो भी काफी नाजुक हैं। गुहा ने 2019 में जो लिखा वो सच में चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, मैं अपने देश की डेमोक्रेसी की रेटिंग को कम करूंगा। हम अब 40-60 डेमोक्रेसी हैं और जिस तरह से सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हम 30-70 बनने की राह पर हैं। ये बहुत बहुत बड़ा बयान है। तो ये 50-50 से 30-70 होने का मतलब क्या है? देखिए, पहले गुहा मानते थे कि भारत एक 50-50 डेमोक्रेसी है, मतलब चुनाव तो मजबूत हैं पर संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये 30-70 हो गया है, यानी प्रेस, अदालतें, सिविल सर्विस, जो लोकतंत्र के पिलर होते हैं, वो बहुत तेजी से कमजोर हो रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा हो और अंपायर ही एक टीम की तरफदारी करने लगे, तो फिर खेल का क्या मतलब रह जाएगा? गुहा के हिसाब से इन संस्थाओं के कमजोर होने की शुरुआत इंदिरा गांधी के दौर में हुई थी, लेकिन आज के हालात को बताने के लिए वो एक बहुत ही तीखा फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, इंदिरा गांधी ऑन स्टेरॉइड्स। मतलब जो गिरावट तब शुरू हुई थी वो आज कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आते हैं इस चौथे संकट के एक और अहम हिस्से पर, एक ऐसा हिस्सा जिस पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते, और वो है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच बढ़ती दूरी। गुहा इसे एक बहुत बड़े नए खतरे की तरह देखते हैं। और ये फर्क आपको कई लेवल पे दिखेगा, चाहे इकोनॉमी हो, आबादी हो, समाज हो या फिर पॉलिटिक्स। साउथ के जो राज्य हैं वो आर्थिक तौर पर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है, और पॉलिटिक्स में भी आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। ठीक है, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का हम पर, एक आम इंसान पर क्या असर पड़ता है? हमारी रोज की जिंदगी से इसका क्या लेना देना है? देखिए, कनेक्शन सीधा है। जब संस्थाएं कमजोर होती हैं तो हमारे अधिकार कमजोर होते हैं। जब समाज में टेंशन बढ़ती है तो देश की शांति और स्थिरता को खतरा होता है। और ये जो नॉर्थ साउथ की बहस है, ये तो सीधे सीधे देश की एकता पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है, वो एकता जिसे बनाने में सालों लगे हैं। और आखिर में गुहा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि भारत आज एक चौराहे पर खड़ा है। देश का भविष्य अब इस बात पर टिका है कि हम इन चुनौतियों से निपटते कैसे हैं। क्या हम इन दरारों को भरेंगे या इन्हें और गहरा होने देंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो विंस्टन चर्चिल और कई पश्चिमी विचारकों ने एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी की थी। हाँ, उनका तो साफ मानना था कि सत्ता मिलते ही ये देश ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। बिल्कुल, मतलब उनका सोचना था कि सत्ता वापस उन्हीं तथाकथित सक्षम हाथों में चली जाएगी जो पहले राज कर रहे थे। अब जरा उस समय की स्थिति की कल्पना करें। एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हों, अनगिनत धर्म हों और भयानक गरीबी हो। कागज पर देखा जाए तो ऐसे देश का एक साथ टिके रहना पूरी तरह से असंभव लगता था। सही बात है, और वो एक बहुत बड़ा पजल था। हाँ, एक ऐसा पजल जिसके हजारों अलग अलग टुकड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलकर एक पूरी तस्वीर बना दी। आज दशकों बाद वो देश न केवल एक है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। एक असंभव देश ने आजादी के बाद खुद को कैसे संभाला, और इस जटिल सफर को समझने के लिए आज हम इतिहासकार रामचंद्र गुहा की मशहूर किताब इंडिया आफ्टर गांधी और उसके इर्द गिर्द लिखी गई विभिन्न समीक्षाओं की गहराई में जा रहे हैं। देखिए, ये विषय सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। मतलब गुहा ने अपनी किताब की शुरुआत में ही भारत के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे एक अस्वाभाविक राष्ट्र कहा है, यानी एक अननेचुरल नेशन। अननेचुरल नेशन मतलब किस संदर्भ में? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर यूरोप की तरफ देखें ना, तो वहां जो भी देश बने उनके बनने का फॉर्मूला बहुत सीधा और सरल था। देशों का निर्माण एक साझा भाषा, एक साझा धर्म या फिर किसी एक साझा दुश्मन के आधार पर हुआ। फ्रांस फ्रांसीसियों के लिए, जर्मनी जर्मनों के लिए। हाँ, उनका एक बहुत ही सजातीय ढांचा था। बिल्कुल। लेकिन भारत का मामला हर ऐतिहासिक पैमाने को चुनौती दे रहा था। आज़ादी के वक्त यहाँ 15 मुख्य भाषाएं थीं, अनगिनत बोलियां थीं, कई धर्म थे।
एक विदेशी जानकार ने तो यहाँ तक लिखा था कि स्कॉटलैंड और स्पेन के बीच जितनी समानताएं खोजी जा सकती हैं, उससे कहीं कम समानता बंगाल और पंजाब के बीच है। अरे वाह! तो इतने अलग अलग तरह के लोगों का एक ही संविधान और एक ही झंडे के नीचे रहना उस समय के पश्चिमी विचारकों के लिए राजनीति विज्ञान के हर नियम का कह सकते हैं उल्लंघन था। और ये अजूबा कोई शांति से भरी रातों रात हुई घटना तो थी नहीं। मतलब आज़ादी का वो दिन जिसे इतिहास में एक बहुत बड़े जश्न की तरह दर्ज किया गया, वो असल में जश्न से कहीं ज्यादा एक बहुत गहरा और भयानक संकट था। बहुत बड़ा संकट। रिसर्च बताती है कि सन 1947 की वो आज़ादी खून से सनी हुई थी। अब इतिहास का ये शायद सबसे बड़ा और सबसे तेज पलायन था। लोग अपना सब कुछ, अपना घर-बार, अपनी जमीन छोड़कर रातों रात सीमा के दोनों ओर भाग रहे थे। हर तरफ भयंकर दंगे थे। ऐसे खौफनाक माहौल में एक नए राष्ट्र का निर्माण करना कोई शांति से बैठकर योजना बनाने वाला काम नहीं था। ये सचमुच एक धधकती हुई आग के दरिया को पार करने जैसा था। चलिए इस बात को थोड़ा खोलकर समझते हैं। एक तरफ तो ये विभाजन का इतना बड़ा बाहरी संकट था, दूसरी तरफ देश के भीतर का नक्शा भी तो पूरी तरह से बिखरा हुआ था ना। उन 500 से ज्यादा रियासतों का क्या हुआ जो भारत के बीचों बीच थीं? वही तो सबसे बड़ी पहेली थी। अंग्रेजों ने जाते जाते एक बहुत ही खतरनाक चाल चली थी। उन्होंने इन 500 से अधिक रियासतों को ये आज़ादी दे दी थी कि वे चाहें तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। मतलब भारत के भीतर ही 500 छोटे छोटे देश। बिल्कुल। जरा उस स्थिति की गंभीरता को देखिए कि भारत के बीचों बीच स्थित हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत आज़ाद रहना चाहती थी। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन की कूटनीति काम आती है। पटेल ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही शानदार तरीके से टोकरी में सेब इकट्ठे करने का नाम दिया था। टोकरी में सेब इकट्ठे करना, तो क्या उन्होंने बस शांति से जाकर उन राजाओं नवाबों से सेब टोकरी में रखने को कह दिया? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं था। मुझे भी यही लगा। उनका काम उन बिखरे हुए सेबों को कूटनीति, दबाव और कभी-कभी बल प्रयोग के जरिए एक राष्ट्र की टोकरी में लाना था। कुछ रियासतों को पेंशन का लालच देकर मना लिया गया, लेकिन कुछ ने भारत के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा कर दिया, जैसे हैदराबाद। अगर हैदराबाद आजाद देश बन जाता तो ये भारत के पेट में एक विदेशी सुराख होने जैसा था। इसलिए पटेल को वहां सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। और कश्मीर का मामला तो हम जानते ही हैं। वहां का विलय बहुत ही नाटकीय परिस्थितियों में हुआ, जब पाकिस्तान के कबायलियों ने हमला कर दिया। और कश्मीर का वो घाव तो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इतने बड़े संकट और देश को एक करने की इस भयंकर कसरत के बीच भारतीय नेताओं ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। हाँ, और यही भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस समय एशिया और अफ्रीका में जो भी नए देश आज़ाद हो रहे थे ना, वहाँ के नेता अक्सर ये तर्क देते थे कि उनका देश अभी गरीब है, अनपढ़ है, इसलिए लोकतंत्र उनके लिए नहीं है। हाँ, वो अक्सर सैन्य शासन ले आते थे। बिल्कुल। भारत के नेता भी यही रास्ता चुन सकते थे। उनके पास बहाने भी थे, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को न सिर्फ चुना बल्कि उसे अपनी नींव बनाया। और ये नींव बनाने का फैसला कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था। 1952 में जब देश का पहला आम चुनाव हुआ तो गुहा इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहते हैं, मतलब द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। क्योंकि उस वक्त देश की 65% आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। ये तो ऐसा था जैसे किसी को बिना साइकिल चलाना सिखाए सीधे फॉर्मूला 1 कार के ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया जाए। आखिर इतने अनपढ़ लोगों ने वोट कैसे डाला? ये कैसे ही तो सबसे दिलचस्प है। चुनाव आयोग के सामने चुनौती ये थी कि जो इंसान अपना नाम तक नहीं पढ़ सकता वो वोट कैसे देगा। तो उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका निकाला। हर उम्मीदवार के लिए एक अलग रंग का बैलेट बॉक्स बनाया गया। अच्छा, रंग के आधार पर? हाँ, और हर पार्टी को एक ऐसा चुनाव चिन्ह दिया गया जिसे आम आदमी आसानी से पहचान सके, जैसे बैल की जोड़ी या झोपड़ी। लोगों को बस उस चिन्ह वाले डिब्बे में अपनी पर्ची डालनी थी। लाखों डिब्बे बने, अधिकारी जंगलों और पहाड़ों तक पैदल गए। ये साबित करने की जिद थी कि लोकतंत्र सिर्फ अमीरों या पढ़े लिखे लोगों की जागीर नहीं है। और ये जुआ सफल भी हुआ। लेकिन अगर हम इस सफलता की गहराई में जाएं तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बात सिर्फ चुनाव करवाने की नहीं थी, एक पूरा तंत्र खड़ा करना था ना? बिल्कुल। नेहरू का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने मजबूत संस्थागत ढांचा खड़ा किया। उन्होंने विपक्ष को बोलने की आज़ादी दी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर समाजवादी नीतियां अपनाई, जहां सरकार ने भारी उद्योगों और IIT जैसे बड़े शिक्षा संस्थानों में भारी निवेश किया।
और इसी दौरान समाज को अंदर से बदलने की भी कोशिश हो रही थी। यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान बहुत खास हो जाता है। किताब में अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच के वैचारिक मतभेद को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, गुहा ने इसे बहुत बारीकी से विश्लेषित किया है। देखिए, महात्मा गांधी मानते थे कि समाज में सुधार ऊपर से आना चाहिए, यानी सवर्णों के हृदय परिवर्तन के जरिए। लेकिन अंबेडकर का नजरिया एकदम कानूनी था। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई नीचे से लड़ी जानी चाहिए। बिना कानूनी अधिकारों के शोषित वर्ग कभी खड़ा नहीं हो सकता। और अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हिंदू कोड बिल के रूप में। अगर इसे थोड़ा सरल भाषा में समझे तो ये बिल आखिर था क्या? इसका इतना विरोध क्यों हुआ था? हिंदू कोड बिल असल में पितृसत्तात्मक जड़ों पर सीधा प्रहार था। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देना और उन्हें कानूनी रूप से तलाक लेने का अधिकार देना। 1950 के दशक में यह भूचाल लाने वाला कदम था। मतलब उस समय के हिसाब से बहुत प्रगतिशील था। बहुत ज्यादा। रूढ़िवादी तबकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इतिहास बताता है कि अकेले दिल्ली की सड़कों पर इसके खिलाफ 145 से ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए। लेकिन नेहरू और अंबेडकर इस बात पर अडिग थे कि समानता घर की चारदीवारी के भीतर भी होनी चाहिए। सही बात है। लेकिन एक मिनट, अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो नेहरू के युग में सब कुछ इतना जादुई भी नहीं था। 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ उसने तो भारत को बुरी तरह से झकझोर दिया था। हाँ, ये बिल्कुल सही आकलन है। 1962 का युद्ध एक बहुत ही दुखद अध्याय था। उस समय भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति पर बहुत गर्व करता था और हिंदी चीनी भाई भाई का एक भ्रम भी पाला गया था। लेकिन जब युद्ध हुआ तो भारतीय सेना इसके लिए जरा भी तैयार नहीं थी। मतलब सैनिकों के पास सही कपड़े और हथियार तक नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत ही करारी हार थी। इस घटना ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया और नेहरू के आत्मविश्वास को बुरी तरह तोड़ दिया। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। नेहरू युग के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आता है, इंदिरा गांधी का युग। किताब में उनके दौर को बहुत विरोधाभासी बताया गया है। एक तरफ आयरन लेडी तो दूसरी तरफ कांग्रेस को एक पारिवारिक बिजनेस बना देने का आरोप। देखिए, इंदिरा गांधी का दौर राजनीति का शायद सबसे जटिल दौर था। गुहा ने इसे बहुत निष्पक्ष रूप से सामने रखा है। उनके गौरवशाली क्षण की बात करें तो 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इससे उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। लेकिन जब किसी एक नेता के पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ने लगता है। और 1975 के आपातकाल में ऐसा ही हुआ। ये तो ऐसा था जैसे किसी ने रातों रात लोकतंत्र का मेन स्विच ही बंद कर दिया हो। बिल्कुल, मेन स्विच गिराने वाला उदाहरण बहुत सटीक है। जमीन पर इसका मतलब ये था कि सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, आजाद प्रेस पर हमला हुआ, अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब बिजली काट दी जाती थी ताकि अखबार छप ना सके। हाँ, लगने लगा था कि आजादी के वक्त जो पश्चिमी विचारकों ने भविष्यवाणी की थी वो अब सच होने वाली है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो 1977 में जब चुनाव हुए तो भारत के उस आम नागरिक ने लोकतंत्र को बचा लिया। उन्होंने सत्ता के अहंकार को ठुकरा दिया। यही वो पल था जिसने साबित कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। एक आम नागरिक भले ही किताबें ना पढ़ सकता हो, लेकिन वो अपने वोट की ताकत समझ चुका था। सही कहा। अब आपातकाल के बाद जब हम 1980 और 1990 के दशक की तरफ बढ़ते हैं तो भारत एक नए ही मोड़ पर खड़ा दिखता है। 1991 में जो भारी आर्थिक संकट आया उसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। 1991 का वो संकट एक खतरे के साथ साथ बड़ा अवसर भी साबित हुआ। उस समय तक भारत में लाइसेंस राज का शासन था। ये लाइसेंस राज क्या है? एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब था? मतलब अगर आपके पास एक फैक्ट्री है और आप रोज 100 साइकिलें बनाते हैं, अगर आपको 150 साइकिलें बनानी हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सरकार के पास जाना होगा, दर्जनों फॉर्म भरने होंगे, अनुमति लेनी होगी जिसमें महीनों लग जाते थे। बाप रे। हाँ, सरकार तय करती थी कि कौन सी चीज कितनी बनेगी। 1991 के आर्थिक उदारीकरण में इसी राज को खत्म किया गया और इसके नतीजे बहुत तेजी से दिखे। IT सेक्टर में बूम आया जिससे करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। लेकिन इसी दौरान
सामाजिक मोर्चे पर भी एक बड़ा बदलाव हो रहा था। बिल्कुल। गुहा की किताब और अन्य स्रोतों के अनुसार 1980 और 90 का दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ हिंदू राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। नेहरू के विविधता में एकता वाले विचार की जगह एक नए राजनीतिक विमर्श ने लेनी शुरू कर दी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के समय की बात करें, किताब के ताज़ा संस्करण में जो एक नया अध्याय जोड़ा गया है, शॉक एंड ऑ, वो 2014 के बाद के दौर की बात करता है। हाँ, और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये रामचंद्र गुहा का अपना ऐतिहासिक और राजनीतिक विश्लेषण है। उन्होंने मोदी सरकार के उन बड़े फैसलों का विश्लेषण किया है जिन्होंने देश को चौंका दिया, जैसे रातों रात 86% करेंसी को रद्द करना यानी नोटबंदी। इसके अलावा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और नागरिकता संशोधन कानून, जिसे हम CAA कहते हैं, वो लेकर आना। लेकिन इन सब बदलावों के बीच गुहा के उस लोकतंत्र के पैमाने का क्या हुआ? क्या इन फैसलों ने उस पैमाने को बदला है? गुहा का निष्कर्ष बहुत ध्यान देने लायक है। पहले वे भारत को एक 50-50 लोकतंत्र मानते थे, मतलब चुनाव होते हैं पर संस्थाएं कमजोर हैं। लेकिन अब वे मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र 30-70 के अनुपात में खिसक गया है। 30-70 मतलब गिरावट आई है। हाँ, उनके अनुसार गिरावट आई है। इसके मुख्य कारण हैं मीडिया, न्यायपालिका और नौकरशाही जैसी संस्थाओं का कमजोर होना, साथ ही विपक्ष का लगातार कमजोर होना और वंशवाद की राजनीति से बाहर न निकल पाना। इसी विश्लेषण से जुड़ा एक आखिरी सवाल। किताब के अंत में गुहा ने एक चौथे संकट, फोर्थ क्राइसिस की बात की है। ये क्या है? इसके लिए पहले 3 संकट देखने होंगे। पहला था 1947 का विभाजन, दूसरा 1960 के दशक के युद्ध और अकाल, और तीसरा 1975 का आपातकाल। और चौथा? वर्तमान में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं में गिरावट आ रही है, गुहा उसे आज़ादी के बाद का चौथा बड़ा संकट मानते हैं। उनका डर है कि इसके निशान लंबे समय तक रहेंगे। ये पूरा विश्लेषण सच में बहुत गहरे चिंतन की मांग करता है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए ये साफ हो जाता है कि आज़ाद भारत का इतिहास कोई सीधी लाइन नहीं है। ये बहुत उलझा हुआ और दर्दनाक है, लेकिन प्रेरणादायक भी है। आज की हेडलाइंस को समझने के लिए इस इतिहास को समझना जरूरी है। मेरी भी यही राय है। भारत की कमजोरियों के बावजूद इसके नागरिकों की जीवटता ही इसे टूटने से बचाती है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात, इतिहास गवाह है कि राजनीतिक संकट के समय अक्सर आम जनता ने लोकतंत्र को बचाया है। लेकिन आज के डिजिटल युग में, जहां निगरानी और तकनीक बहुत तेज हो चुकी है, अगर संस्थाएं फेल हो जाएं, तो क्या आम आदमी की अनकही और अनदेखी शक्ति इस लोकतांत्रिक प्रयोग का अगला पन्ना लिख पाएगी? इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचिए कि एक ऐसा घर बनाया जा रहा है जिसकी हर ईंट एक अलग भाषा बोलती है। बिल्कुल, और अलग धर्म मानती है। हाँ, और आस पड़ोस के सारे लोग ये दाव लगा रहे हैं कि ये घर कल सुबह तक ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जो कि उस समय का सबसे आम नजरिया था। एकदम सही। 1947 का भारत कुछ ऐसा ही था। हमारी आज की इस गहन चर्चा में हम कई सारे रिसर्च पेपर्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों से वो निचोड़ निकालने वाले हैं जो इस पहेली को सुलझाएगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जिसे दुनिया ने अस्वाभाविक राष्ट्र यानी एक अननेचुरल नेशन मान लिया था। और इस पूरी चर्चा का आधार है मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा की चर्चित किताब इंडिया आफ्टर गांधी। हाँ, हमारा मिशन है गुहा द्वारा बताए गए उन 4 प्रमुख संकटों का विश्लेषण करना जिन्होंने इस देश को आकार दिया। हमें समझेंगे कि एक असंभव सा लगने वाला लोकतंत्र आखिर बचा कैसे रहा, और ये भी देखेंगे कि कैसे नेहरू और पटेल के कूटनीतिक युग से निकलकर राजनीति आगे चलकर बाहुबली या जिसे हम मस्कुलर राजनीति कहते हैं उसमें तब्दील हो गई। जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये चर्चा सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, ये समझना है कि आज की हमारी दुनिया और हमारा लोकतंत्र कैसे गढ़ा गया है, वो भी बिना किसी भारी इन्फो ओवरलोड के। बिल्कुल। और अगर हम इस अस्वाभाविक राष्ट्र वाले विचार की जड़ों में जाएं, तो 1888 के दौर में एक ब्रिटिश प्रशासक हुआ करते थे, जॉन स्ट्रेची। अच्छा, उनका क्या कहना था? उनका एक बहुत ही मशहूर उद्धरण है। उन्होंने कहा था कि
स्कॉटलैंड स्पेन के जितना करीब है, बंगाल पंजाब के उतना ही करीब है। बाप रे, मतलब उनके हिसाब से कोई समानता थी ही नहीं। असल में उनका तर्क ये था कि जिस तरह पूरा यूरोप अलग अलग देशों और संस्कृतियों का एक महाद्वीप है, भारत भी वैसा ही है। वो कोई एक देश था ही नहीं और उनकी नजरों में कभी हो भी नहीं सकता था। तो पश्चिमी विचारकों को लगता था कि जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, ये विशाल भूभाग यूरोप की तरह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, है ना? एकदम सही। और अगस्त 1947 में जब आजादी मिली तो हालात देखकर किसी को भी ऐसा ही लगता। भारत का पहला संकट कहते हैं, यानी विभाजन और एकीकरण का संकट। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा था जैसे आप एक जिग्सॉ पजल को तब जोड़ने की कोशिश कर रहे हों जब उसके सारे टुकड़े आग की लपटों में घिरे हों। ये बहुत ही सटीक उपमा है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या उस समय के हालात देखकर विदेशी आलोचकों का ये सोचना जायज था कि ये देश कभी एक नहीं रह पाएगा? देखिए, उनका सोचना पूरी तरह से जायज था, क्योंकि 500 से ज्यादा रियासतें थीं जो आजाद हो चुकी थीं। उन्हें एक साथ लाना कोई मामूली काम तो था नहीं। हाँ, कोई जादू तो था नहीं। कोई जादू नहीं था। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो राजनेता वाली दृष्टि, जिसे हम स्टेट्समैन लाइक अप्रोच कहते हैं, काम आई। तो उन्होंने ये एकीकरण किया कैसे? पटेल ने बहुत ही शांति और कूटनीति से काम लिया। उन्होंने इन राजाओं को प्रिवी पर्स यानी पेंशन का लालच दिया और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत में शामिल न होने पर उन्हें अपनी ही जनता के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। यानी उन्होंने केवल भौगोलिक रूप से इन रियासतों को एक नहीं किया, बल्कि एक मजबूत ढांचा भी खड़ा किया। बिल्कुल। हालांकि इसी बीच कश्मीर विवाद का भी जन्म हुआ, जिसकी भू राजनीतिक गूंज आज तक भारत को प्रभावित कर रही है। हाँ, वो एक अलग ही जटिल मुद्दा बन गया। लेकिन जब ये भौगोलिक पजल जुड़ रहा था तो समाज को कैसे जोड़ा गया? वहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और संविधान की भूमिका आती है। अम्बेडकर ने जो संविधान तैयार किया, उसने सदियों से चले आ रहे जातीय भेदभाव पर सीधा प्रहार किया। मतलब जो सामाजिक दरारें थी उन्हें भरने की कोशिश की गई। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि नीतियों में हुए बदलावों के कारण अछूत माने जाने वाले वर्गों के बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति महज 1 दशक के भीतर 10 गुना बढ़ गई। ओह वाह, 10 गुना! ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और उससे भी बड़ा कदम था 1952 में सार्वभौमिक मताधिकार लागू करना, यानी बिना किसी शर्त के हर वयस्क को वोट देने का अधिकार। ये तो सच में क्रांतिकारी था, क्योंकि पश्चिमी लोकतंत्रों में भी ये अधिकार बहुत संघर्ष के बाद मिला था। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण संस्थागत निर्णय लिया गया, भारतीय सेना को राजनीति से पूरी तरह अलग रखना। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखें तो वहां सेना हमेशा राजनीति में हावी रही। बिल्कुल। नेहरू ने बहुत सोच समझकर सैन्य अधिकारियों को नागरिक नीति निर्माण से दूर रखा। इसी वजह से भारत में कभी तख्तापलट जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था। तो पहला संकट यानी विभाजन और एकीकरण के तूफान से तो देश उभर गया और ऐसा लगा जैसे 50 के दशक में स्थिरता आ रही है। पहली पंचवर्षीय योजना में 3.6% GDP वृद्धि दर भी हासिल हुई। हाँ, एक उम्मीद बन रही थी। लेकिन फिर 1960 का दशक आता है, जिसे गुहा दूसरा संकट मानते हैं। जब नींव इतनी मजबूत रखी गई थी, तो क्या ये वो दौर था जब 50-50 लोकतंत्र का सिद्धांत सच में दांव पर लग गया था? आप इसे पूरी तरह से अस्तित्व पर खतरा कह सकती हैं। ये केवल एक राजनीतिक संकट नहीं था, जीवन मरण का सवाल था। मतलब हालात इतने खराब हो गए थे? देखिए, इस दौर में 2 भयंकर युद्ध हुए। 1962 में चीन के साथ, जिसने भारत की सैन्य कमजोरियों को बुरी तरह उजागर कर दिया। हाँ, वो बहुत बड़ा झटका था। और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। हाँ, और बात सिर्फ बाहरी हमलों की नहीं थी। लगातार सूखे और अकाल ने देश में भुखमरी की स्थिति पैदा कर दी। और इसी दशक में देश ने 2 प्रधानमंत्रियों का निधन भी देखा, नेहरू और शास्त्री जी का। बिल्कुल। इस उथल-पुथल को देखकर 1969 में ब्रिटिश पत्रकार डॉन टेलर ने एक बहुत ही गहराई वाली बात लिखी थी। अच्छा, उनका क्या नजरिया था? टेलर ने लिखा कि जब आप इस देश को देखते हैं, 52.4 करोड़ लोग, 15 मुख्य भाषाएं, अनगिनत धर्म और जातियां, तो ये अविश्वसनीय लगता है कि ये एक राष्ट्र बन सकता है। यानी उस 50-50 लोकतंत्र वाले डर को फिर से हवा मिल रही थी। हाँ, पश्चिमी देशों का मानना था कि भारत में लोकतंत्र के जिंदा रहने की संभावना सिर्फ 50% ही है। लेकिन इसके बावजूद इसी संकट ने हरित क्रांति को जन्म दिया। ओहो, यानी अकाल ने हमें आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर किया। बिल्कुल।
और इसी ने लोकतांत्रिक ढांचे को भी मजबूत किया, क्योंकि जब पेट भरा होता है तभी लोकतंत्र भी पनपता है। बहुत सही बात कही। प्राकृतिक और बाहरी खतरों से बचने के बाद ऐसा लगता है कि जहाज अब सुरक्षित है, लेकिन अगला बड़ा संकट देश के भीतर से ही उत्पन्न हुआ है ना? हाँ, यह गुहा का बताया तीसरा संकट है। ये वो बिंदु था जहां राजनीति संस्थापकों के आदर्शों से खिसककर एक व्यक्ति की सत्ता यानी पर्सनैलिटी कल्ट में बदल गई। हम इंदिरा गांधी के युग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। गुहा उनके कार्यकाल का एक बहुत ही स्पष्ट संतुलन प्रस्तुत करते हैं। मतलब उनके अच्छे और बुरे दोनों कदमों का विश्लेषण। हाँ, एक तरफ 1971 में बांग्लादेश के निर्माण जैसे उनके साहसिक कदम थे, तो दूसरी तरफ उनका तानाशाही रवैया भी बढ़ रहा था। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे एक पारिवारिक व्यवसाय और भाई भतीजावाद में बदल गई। और ये सब अपने चरम पर तब पहुंचा जब अपनी राजनीतिक स्थिति खतरे में देखकर इंदिरा गांधी ने 1975 में 21 महीने लंबा आपातकाल लगा दिया, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं। उस दौरान लोकतंत्र का पूरी तरह से निलंबन हो गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। उस दौर का वो नारा मुझे याद आ रहा है, इंदिरा ही इंडिया है। बिल्कुल, ये सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण का प्रतीक था। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं तो ये कुछ ऐसा है कि घर का मुखिया सुरक्षा के नाम पर घर के सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर दे और चाबी छुपा दे। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन मैं ये सोच रही थी, क्या उस वक्त आम लोगों ने ये मान लिया था कि लोकतंत्र का अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया? शुरुआत में ऐसा ही लगा था, लेकिन भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी थीं, ये 1977 के चुनाव में साबित हुआ, जब जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। बिल्कुल। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि भारतीय लोकतंत्र को नुकसान तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। गुहा की किताब में इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है ना? हाँ, समाजशास्त्री आशीष नंदी का उदाहरण देते हैं। नंदी कहते हैं कि भारत में चुनाव प्रबंधनीय और अप्रबंधनीय अराजकता यानी मैनेजेबल और अनमैनेजेबल केओस के बीच होता है। यानी जनता जानती है कि किस अराजकता को कब बाहर का रास्ता दिखाना है। बिल्कुल। तो इतिहास के झरोखे से निकलकर अब हम उस युग में आते हैं जिसे गुहा भारत का चौथा और वर्तमान संकट कहते हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प और जटिल है। यहाँ मैं सुनने वालों को स्पष्ट कर दूं, इस खंड में हम जो भी विश्लेषण या टिप्पणियां कर रहे हैं वे पूरी तरह से रामचंद्र गुहा की पुस्तक और उनके तर्कों पर आधारित है। हम वामपंथी या दक्षिणपंथी किसी विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे, केवल गुहा के विचारों को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। तो गुहा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला वर्तमान युग स्टेरॉइड पर इंदिरा गांधी जैसा है। स्टेरॉइड पर इंदिरा गांधी, ये तो बहुत बड़ा दावा है। उनका मतलब क्या है इससे? गुहा का तर्क है कि इस दौर में व्यक्तिगत प्रभाव अभूतपूर्व स्तर पर है। वे इसे मस्कुलर बहुसंख्यकवाद की राजनीति कहते हैं। अच्छा, यानी मस्कुलर मेजॉरिटेरियनिज्म। हाँ, इसमें नोटबंदी जैसे आश्चर्यजनक फैसले शामिल हैं जो पूरी व्यवस्था को अचानक से बदल देते हैं। और गुहा संस्थाओं के बारे में भी कुछ कहते हैं, है ना? बिल्कुल। उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि इस दौर में स्वतंत्र संस्थानों का बहुत क्षरण हुआ है, जैसे मीडिया, न्यायपालिका और सिविल सेवाएं। मतलब जिन संस्थाओं को लोकतंत्र का पिलर माना जाता है वे कमजोर हो रही हैं। गुहा का यही मानना है और इसी आधार पर वे कहते हैं कि भारत अब एक 50-50 लोकतंत्र से गिरकर 30-70 लोकतंत्र बन गया है। ये तो काफी चिंताजनक नजरिया है, लेकिन इसी चौथे संकट के तहत गुहा एक नई दरार की भी पहचान करते हैं, उत्तर दक्षिण विभाजन। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और आर्थिक दरार है। गुहा इसे कैसे समझाते हैं? वे बताते हैं कि दक्षिण भारत जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक आर्थिक रूप से समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत हो गए हैं और उन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को भी काबू कर लिया है। जबकि इसके विपरीत उत्तर भारत जैसे यूपी और बिहार अभी भी आर्थिक रूप से पीछे हैं, लेकिन वहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा कर रहा है। इसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण गुहा ने दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे दशकों पहले लखनऊ से बेंगलोर की तुलना में आज नौकरी के लिए पलायन कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, लोग रोजगार के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल भी उठता है। 2026 के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के साथ ये डर है कि उत्तर भारत को अधिक सांसद मिल सकते हैं, जो कि उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर होगा।
तो क्या दक्षिण भारत को अपनी आर्थिक और जनसांख्यिकीय सफलता की कीमत राजनीतिक शक्ति खोकर चुकानी पड़ेगी? यही दक्षिण के राज्यों का सबसे बड़ा डर है। गुहा समझाते हैं कि यह दरार केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सत्ता के संतुलन को लेकर है। ये तो हमारे संघीय ढांचे के लिए एक बड़ा तनाव है। और गुहा एक और बात जोड़ते हैं जो इस वर्तमान संकट को पुराने संकटों से अलग बनाती है। वो क्या? कुलीन वर्ग की चुप्पी, यानी एलीट क्लास। हाँ, व्यापार, खेल और सिनेमा से जुड़े दिग्गज लोग। गुहा का विश्लेषण है कि वर्तमान सत्ता और नीतियों के प्रति इस प्रभावशाली वर्ग की मौन सहमति इस संस्थागत क्षरण को और बढ़ावा दे रही है। मतलब जो लोग सवाल उठा सकते थे वो खामोश है। बिल्कुल। और यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे एक बार चालू कर दिया और वो चलती रहेगी। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा पौधा है जिसे शुरुआती नेताओं ने लगाया था और इसे जीवित रखने के लिए हर पीढ़ी को सजग रहना पड़ता है। विशेषकर आज के समय में जब जानकारी और प्रोपेगेंडा का शोर बहुत ज्यादा हो गया है। एकदम सही। नागरिकों की जागरूकता ही से बचा सकती है। इस गहरी चर्चा का अंत मैं गुहा की पुस्तक में दिए गए एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार F.W. मेटलिन के गहरे उद्धरण के साथ करना चाहूंगी। वो उद्धरण क्या है? मेटलिन कहते हैं, जो आज अतीत है वो कभी भविष्य हुआ करता था। वाकई बहुत ही गहरी बात है ये। लोकतंत्र का अंत कहेंगे या फिर एक और ऐसा संकट जिसे भारत की अतुलनीय सहनशक्ति ने पार कर लिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर हम 1947 की भयंकर गर्मियों के बारे में सोचें ना, तो एक तरफ दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण और आजादी के जश्नों की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। हाँ, एकदम सही कहा आपने। लाल किले की प्राचीर से एक नए युग की शुरुआत का इंतजार था। लेकिन उसी समय देश के एक दूसरे हिस्से में एक बिल्कुल अलग ही खेल चल रहा था। और वो खेल भारत के भूगोल को हमेशा के लिए बदल सकता था। बिल्कुल। मतलब जोधपुर के युवा महाराजा हनुमंत सिंह के हाथ में मोहम्मद अली जिन्ना का दिया हुआ एक खाली चेक था। एक ऐसा चेक जिस पे नीचे जिन्ना के हस्ताक्षर थे और महाराजा अपनी मर्जी से कोई भी शर्त लिखकर उस रियासत को पाकिस्तान में शामिल कर सकते थे। बाप रे, मतलब ये केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि भारत को हमेशा के लिए खंडित कर देने का एक बहुत बड़ा औजार था। और यहीं से हमारी आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत होती है। नमस्कार। और आज के इस डीप डाइव में हम 1947 में भारत की आजादी के ठीक समय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। दस्तावेजों और आर्थिक शोध पत्रों को पढ़ने के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि 1947 का भारत कोई साफ स्लेट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। देखिए, ये कोई ऐसी शुरुआत नहीं थी जहां बस एक स्विच ऑन किया और एक आधुनिक राष्ट्र काम करने लगा। ये ब्रिटिश नीतियों द्वारा छोड़ी गई एक बेहद जर्जर, शोषित और खंडित विरासत थी। हाँ, अक्सर इतिहास की किताबों में हम आजादी को एक अंतिम मंजिल की तरफ पढ़ लेते हैं। सही बात है, जबकि आर्थिक दस्तावेज बताते हैं कि ये इतिहास के सबसे बड़े राष्ट्र निर्माण प्रोजेक्ट का महज एक कच्चा और बेहद उथल-पुथल भरा शुरुआती बिंदु था। तो चलिए इस भंवर को थोड़ा सुलझाते हैं। आखिर उस समय की जमीनी हकीकत थी क्या? क्योंकि आज के आधुनिक और तेजी से बढ़ते भारत की नींव इन्हीं शुरुआती संघर्षों में रखी गई थी। इस नींव को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस खजाने और समाज की स्थिति को मापना होगा जो अंग्रेजों के जाने के बाद पीछे छूट गया था। अर्थव्यवस्था की क्या हालत है उसमें? दस्तावेज दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक ठहरे हुए पानी की तरह थी। मतलब कोई गति ही नहीं थी। देश की कुल जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा केवल कृषि से आ रहा था। अच्छा, 50%? लेकिन ये आंकड़ा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है ना? भ्रम कैसा? मेरा मतलब है, अगर आधी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि देश में कम से कम खाने पीने की बहुतायत रही होगी। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जीडीपी का 50% हिस्सा कृषि से आने के बावजूद उत्पादकता इतनी कम थी कि देश अपने ही लोगों का पेट नहीं भर पा रहा था। ओह, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल। और अगर हम उस समय की साक्षरता दर पर नजर डालें ना, तो 1947 में भारत की कुल साक्षरता दर मात्र 12% थी। केवल 12%? हाँ, और महिलाओं की बात करें तो ये आंकड़ा और भी निराशाजनक था। केवल 8% महिलाएं ही पढ़ लिख सकती थीं। अगर मैं ऐसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा था जैसे किसी को विरासत में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक हवेली मिली हो
लेकिन उस हवेली की छत जगह जगह से ढह रही है। हाँ, और तिजोरी भी पूरी तरह से खाली है। एकदम। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उस हवेली में रहने वाले 88% लोग उस इमारत को दोबारा खड़ा करने का ब्लूप्रिंट या नक्शा ही नहीं पढ़ सकते। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। ये तुलना उस समय की हकीकत के बहुत करीब है। और देखिए, ये स्थिति कोई रातों रात पैदा नहीं हुई थी। तो फिर इसके पीछे क्या कारण था? अगर हम दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के चश्मे से इन दस्तावेजों को देखें तो पूरी कहानी समझ में आ जाती है। औपनिवेशिक नीतियों का डिजाइन ही कुछ ऐसा था कि भारत कभी आत्मनिर्भर बन ही ना सके। मतलब भारत को केवल कच्चे माल का गोदाम बनाकर रख दिया गया था। एकदम सही। यहाँ से सस्ता कपास, नील और कच्चा माल ब्रिटेन के कारखानों में भेजा जाता था और फिर वहीं से तैयार होकर आया महंगा सामान वापस भारत के बाजारों में बेच दिया जाता था। मतलब इस व्यवस्था में भारत का किसान खुद अपना कपास उगा रहा था, लेकिन उसे पहनने के लिए जो कपड़ा मिल रहा था वो मैनचेस्टर की मिलों से बनकर आ रहा था। जी, और उसका सारा भारी मुनाफा ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था में जा रहा था। क्या यहाँ भारत में अपने कोई उद्योग नहीं थे उस समय? अगर उद्योग के नाम पर कुछ था भी तो वो केवल प्राथमिक प्रसंस्करण तक सीमित था। मतलब कच्चे माल को जहाजों में लादने लायक बनाने वाली छोटी मशीनें। देश में कोई भारी उद्योग या मशीनरी बनाने वाले कारखाने मौजूद ही नहीं थे। बाप रे। और आपने कृषि की उत्पादकता कम होने की बात की थी, उसका क्या कारण था? 1943 के भयानक बंगाल अकाल के दस्तावेज इसका सबसे खौफनाक सबूत है। ये अकाल कोई मौसम की बेरुखी या महज सूखे का परिणाम नहीं था। तो क्या ये प्रशासन की नाकामी थी? बिल्कुल, ये पूरी तरह से मानव निर्मित विफलता थी। कृषि मानसून के भरोसे थी, तरीके पारंपरिक थे और भूमि का वितरण इतना असमान था कि आज के समय में उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भूमि वितरण असमान होने का सीधा असर तो फसल के उत्पादन पर ही पड़ता होगा ना? हाँ, देखिए, एक तरफ मुट्ठी भर बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें थीं और दूसरी तरफ लाखों के तादाद में भूमिहीन मजदूर और किसान थे जिनका भयानक शोषण होता था। जी, उनके पास बीज या बेहतर खेती के लिए निवेश करने का कोई पैसा ही नहीं था और उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगान में चला जाता था। शिक्षा प्रणाली भी आम जनता के लिए नहीं बल्कि केवल प्रशासन चलाने के लिए कुछ कुलीनों को तैयार करने के लिए डिजाइन की गई थी। तो मतलब एक तरफ ये खोखली हो चुकी अर्थव्यवस्था और अशिक्षा का बोझ था और दूसरी तरफ आजादी के साथ इस नए राष्ट्र को एक ऐसा झटका लगा जिसने पूरी व्यवस्था को जड़ से हिला दिया। आप विभाजन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। विभाजन ये केवल जमीन पर खींची गई कोई लकीर नहीं थी। इन दस्तावेजों को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि ये केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक बहुत गहरा आर्थिक घाव था। सही कहा। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। जब बंगाल अकाल जैसी त्रासदियों के बाद देश के पास पहले से ही अनाज की भारी कमी थी, तो इस नई सरकार ने रातों रात सीमाओं के पार से आने वाले लाखों शरणार्थियों का पेट कैसे भरा होगा? सच कहूं तो ये इतिहास के सबसे बड़े प्रशासनिक चमत्कारों और त्रासदियों में से एक है। दस्तावेज इस आपदा की बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। विभाजन के कारण इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। जी, 1 करोड़ से अधिक। और इस दौरान भड़के दंगों में लगभग 10 लाख लोगों की जान चली गई। लेकिन ये केवल लोगों का आना जाना नहीं था। विभाजन ने सदियों पुराने व्यापारिक मार्गों और परिवहन नेटवर्क को रातों रात 2 टुकड़ों में काट दिया था। आपूर्ति श्रृंखलाओं के टूटने का सबसे बड़ा असर तो सीधे कृषि और उद्योगों पर पड़ा होगा। निश्चित रूप से। देखिए, अविभाजित भारत के पंजाब और बंगाल के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र, जिन्हें पूरे देश का ब्रेड बास्केट माना जाता था, वे अचानक पाकिस्तान में चले गए। ओह, और भारत के हिस्से में आबादी तो बहुत आई, लेकिन उसे खिलाने के लिए उपजाऊ जमीन बहुत कम रह गई। एकदम सही। और उद्योगों का हाल तो और भी विचित्र हो गया था। उदाहरण के लिए अगर हम जूट और सूती कपड़ा उद्योग को लें, तो जूट उगाने वाले अधिकांश खेत पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। अच्छा। और उन्हें प्रोसेस करने वाली मिलें वो कलकत्ता के आसपास भारत में ही रह गई। मतलब बिना कच्चे माल के मिलें बेकार हो गईं और बिना मिलों के कच्चा माल बेकार हो गया। ये तो पूरी अर्थव्यवस्था के लकवाग्रस्त हो जाने जैसी स्थिति थी। और ये शरणार्थियों का संकट 1947 में ही खत्म नहीं हुआ था ना?
दस्तावेजों में 1949 के संकट का भी जिक्र है। हाँ, 1949 में पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 1 लाख हिंदू शरणार्थी अपनी जान बचाकर भारत आए थे। इस निरंतर आते सैलाब ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना भयानक दबाव डाल दिया था कि ढांचा चरमराने लगा था। तो फिर इसे संभाला कैसे गया? इसी तनाव को कम करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये मुख्य रूप से इस विस्थापन को रोकने और अल्पव्यवस्था को थोड़ी सांस लेने का मौका देने की एक कूटनीतिक कोशिश थी। अर्थव्यवस्था और विभाजन के बीच यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। एक और राजनीतिक खतरा भी मंडरा रहा था, भारत के बाल्कनीकरण का खतरा। 562 रियासतों का मुद्दा। बिल्कुल। आज़ादी के समय भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं था। 562 रियासतें थीं जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 48% हिस्सा थीं। और इनमें से कई स्वतंत्र देश बनना चाहती थीं या पाकिस्तान में जाना चाहती थीं। जी, और यहीं पर वापस जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह और जिन्ना के उस खाली चेक वाले किस्से का संदर्भ जुड़ता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अगर वे 562 रियासतें अलग हो जाती तो सोचिए क्या होता। भारत एक देश नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों का एक बिखरा हुआ महाद्वीप बनकर रह जाता। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की ऐतिहासिक कूटनीति ने काम किया। उनका तरीका केवल आदर्शवादी नहीं था बल्कि बहुत यथार्थवादी था। इसमें प्रलोभन, दबाव और जहां जरूरत पड़ी वहां बल प्रयोग सब शामिल था। प्रलोभन के तौर पे तो उन्होंने प्रिवी पर्स का रास्ता निकाला था, लेकिन ये प्रिवी पर्स आखिर काम कैसे करता था? देखिए, प्रिवी पर्स एक तरह का राजभत्ता था। पटेल ने इन शासकों को समझाया कि अगर वे अपनी सत्ता भारत सरकार को सौंप देते हैं तो बदले में उन्हें जीवन भर एक निश्चित पेंशन और कुछ शाही विशेषाधिकार मिलेंगे। कई छोटे राजाओं के लिए तो ये एक बहुत ही सुरक्षित सौदा रहा होगा। हाँ, लेकिन जहां ये दाम काम नहीं आया वहां दूसरे तरीके अपनाए गए। जब पटेल को जिन्ना के उस खाली चेक के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत जोधपुर के महाराजा से संपर्क किया। और उन्हें क्या ऑफर किया? उन्होंने महाराजा को वो चीजें ऑफर की जो पाकिस्तान के लिए देना बहुत मुश्किल था, जैसे अकाल के दौरान अनाज की सुनिश्चित आपूर्ति, काठियावाड़ तक रेल संपर्क और हथियारों के आयात की अनुमति। क्या बात है। इसी यथार्थवादी बातचीत ने जोधपुर को भारत में रोक लिया। लेकिन सारे मामले इतनी आसानी से नहीं सुलझे थे। मतलब दक्षिण में त्रावणकोर की कहानी तो किसी जासूसी उपन्यास जैसी लगती है। हाँ, वहां के दीवान ने तो एक विदेशी ताकत के साथ गुप्त समझौता ही कर लिया था। सच में? जी, त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी थी और इसके पीछे यूनाइटेड किंगडम का मौन समर्थन था। लेकिन यूके को इसमें क्या दिलचस्पी थी? इसका कारण था त्रावणकोर में पाया जाने वाला मोनोजाइट नाम का एक बेहद कीमती खनिज। ये वो दौर था जब दुनिया भर में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो रही थी। ओह, तो ब्रिटेन को वो खनिज चाहिए था। बिल्कुल। ब्रिटेन ने दीवान के साथ गुप्त संधि कर ली थी, लेकिन रियासत के भीतरी भारी जन विरोध शुरू हो गया। दीवान पर एक जानलेवा हमला भी हुआ और आखिरकार दबाव में आकर उन्हें भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े। और कुछ रियासतें तो ऐसी भी थीं जहां कूटनीति काम नहीं आई और आखिरकार सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। जूनागढ़ और हैदराबाद इसके सबसे सटीक उदाहरण हैं। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी, जबकि बहुसंख्यक जनता भारत के साथ जाना चाहती थी। तो वहां जनमत संग्रह कराया गया? जी, जिसमें जनता ने भारी बहुमत से भारत को चुना। लेकिन हैदराबाद की स्थिति सबसे जटिल थी। दक्कन के पठार में स्थित ये सबसे बड़ी रियासत थी। वहां के निजाम मीर उस्मान अली ने स्वतंत्र रहने की जिद ठान ली थी और पाकिस्तान से हथियार भी मंगवाने लगे थे। और वहां रजाकारों ने जो अत्याचार किए वो तो बहुत भयानक थे। हाँ, रजाकार नाम के सशस्त्र गुटों ने आम जनता पर भयानक अत्याचार शुरू कर दिए। स्थिति हाथ से निकलती देख 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो नाम से सैन्य कार्रवाई की और महज 4 दिन के भीतर हैदराबाद ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जब सीमाएं सुरक्षित हो गईं और राष्ट्र एक हो गया, तब जाके पहली कैबिनेट के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हुई, देश को आधुनिक बनाने की चुनौती। बिल्कुल। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, जिसने सभी नागरिकों को न्याय, समानता और निचले वर्गों के लिए अवसर सुनिश्चित किए।
लेकिन आर्थिक रूप से देश ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। दस्तावेजों से पता चलता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ स्टालिन के 1928 के सोवियत मॉडल से प्रेरणा लेकर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। ये सोवियत मॉडल आखिर था क्या? ये मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित था कि अर्थव्यवस्था को केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य या सरकार ये तय करेगी कि किन क्षेत्रों में निवेश करना है। उसे हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित बताया जाता है। लेकिन ये हैरोल्ड डोमर मॉडल जमीन पे काम कैसे करता था? देखिए, ये मॉडल मूल रूप से कहता है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर दो चीजों पर निर्भर करती है। एक, उस देश की बचत करने की क्षमता, और दूसरा, उस बचत को बुनियादी ढांचे में निवेश करना। मतलब जितना पैसा बचेगा उतना ही नए कारखाने या बांध बनाने में लगेगा। बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? कैसे? जिस देश की आधी आबादी के पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं था, वो राष्ट्र विकास के लिए पैसा बचा कैसे सकता था? एकदम सही सवाल है। और इसीलिए पहली योजना का पूरा फोकस भारी उद्योगों पर नहीं, बल्कि कृषि, सिंचाई और बड़े बुनियादी ढांचों पर रखा गया, ताकि लोगों को पहले खाद्यान्न सुरक्षा मिल सके। भाखड़ा नंगल जैसे विशाल बांध इसी योजना का हिस्सा थे। क्या ये योजना सफल रही थी? काफी हद तक, हाँ। पहली योजना का लक्षित विकास दर 2.1% था, लेकिन अच्छे मॉनसून और निवेश के कारण इसने 3.6% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर हासिल की। लेकिन कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए केवल बांध बनाना काफी नहीं था। मजदूरों और जमींदारों के बीच की खाई पाटने के लिए लैंड सीलिंग यानी भूमि सीमा का कानून भी लाया गया था ना? जी, ये कानून कहता था कि एक व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक जमीन नहीं रख सकता। सरकार अतिरिक्त जमीन लेकर भूमिहीन किसानों में बांटेगी। कागजों पर तो ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार लगता है, लेकिन क्या सच में जमींदारों ने इतनी आसानी से अपनी जमीनें छोड़ दी? यहीं पर नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के बीच का असली फासला नजर आता है। जमींदारों ने कड़ा विरोध किया और कानूनी खामियों का जमकर फायदा उठाया। मतलब उन्होंने अपनी जमीनें रिश्तेदारों के नाम कर दी? हाँ, रातों रात जमीनें परिवार के सदस्यों, दूर के रिश्तेदारों, नौकरों और यहाँ तक कि फर्जी नामों पर ट्रांसफर कर दी गईं। इसलिए ये भूमि सुधार जमीनी हकीकत में बस आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। इसके बाद फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल। इस मॉडल ने अपना ध्यान कृषि से हटाकर पूरी तरह से भारी उद्योगों और तेज औद्योगिकरण पर लगा दिया। ये एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव था, जिसने स्टील प्लांट्स और बड़ी मशीनरी के कारखानों की नींव रखी। मतलब ये पूरी चर्चा हमें उस दौर की एक बहुत ही यथार्थवादी तस्वीर दिखाती है। आज़ादी के समय भारत केवल जश्न मनाने वाला नया देश नहीं था। नहीं, यह एक भयानक रूप से शोषित, अशिक्षित और विभाजन के गहरे घामों से गुजरता हुआ समाज था। और इस बेहद कमजोर स्थिति से निकलकर 562 टुकड़ों को जोड़कर एक स्थिर लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण करना निश्चित रूप से इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का सबसे बड़ा सबक यही है कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो खाली तिजोरियों और ढहती छतों के बीच से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ती है। और आज की इस गहरी चर्चा के आखिर में इन्हीं दस्तावेजों के भीतर से एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आप किस विचार की बात कर रहे हैं? स्रोतों में 1944 के बॉम्बे प्लान का जिक्र आता है। ये उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें नियोजित लेकिन पूरी तरह से पूंजीवादी विकास का मॉडल सुझाया गया था। ये मॉडल तो नेहरू के सोवियत प्रेरित समाजवादी मॉडल के बिल्कुल विपरीत खड़ा था। वही तो। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल खड़ा करता है कि अगर आज़ादी के बाद भारत ने समाजवादी रास्ते के बजाय उद्योगपतियों द्वारा सुझाए गए इस पूंजीवादी मॉडल को अपनाया होता तो क्या होता? क्या शुरुआती दशकों की गरीबी और औद्योगिकरण की कहानी कुछ और ही होती? या फिर उस जर्जर अर्थव्यवस्था में असमानता की खाई और भी गहरी हो जाती? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। और आज की इस चर्चा को हम इसी विचार के साथ यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दस्तावेज और नई गहराई के साथ।